Rolle's law for the solution containing non-volatile solute। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था रोल्स लॉ फॉर द सोल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सोल्यूट, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसमें आपका सोल्यूट भी वोलेटाइल है तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो है ये वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपका जो सोल्यूट है इसको नॉन वोलेटाइल ले रहा हूँ। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब है सॉलिड सोल्यूट, तो हम इसको ऐसे भी बोलते हैं रोल्स लॉ फॉर द सोल्यूशन कंटेनिंग सॉलिड सोल्यूट, या फिर आप बोल सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग सॉलिड इन लिक्विड। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, मैंने यहाँ पे दो फिगर यहाँ पे प्लॉट किए हैं, आपके सामने ड्रॉ किए हैं। एक में मैंने प्योर लिक्विड लिया है और दूसरी में मैंने सोल्यूशन लिया है जिसमें मैंने सॉलिड को डिसॉल्व किया है लिक्विड में। तो अगर आपके पास प्योर लिक्विड है, आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर में आपने लिक्विड डाला है और उस कंटेनर को आपने एक इवैक्यूएटेड वेल जार में रखा है। तो अगर प्योर लिक्विड है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट, क्योंकि सिर्फ अकेला सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो टोटल प्रेशर जो होगा वो सॉल्वेंट की वजह से होगा। और टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, जो आपका प्योर स्टेट में जो आपका वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का और उस सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे ये पी नॉट जो है ये वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में, और ये जो आपका यहाँ पे काई 1 लिखा हुआ है ये मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी सॉल्वेंट की। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इनिशियल लेवल जो था आपके लिक्विड सॉल्वेंट का वो ये था, और जब आपका लिक्विड सॉल्वेंट आपके वेपर फेज में चले गया तो उसका लेवल जो है वो इतना रह गया। तो दिस इज द फाइनल लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, ये आपका सोल्यूशन है जिसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया है। अब देखिए होता क्या है, जब आप इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हो तो आपके सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो लेवल है वो ये है, लेकिन यहाँ पे लेवल थोड़ा सा ऊपर हो गया। मतलब ये हुआ कि जितने मॉलिक्यूल आपके सोल्यूशन के सॉल्वेंट के वेपर फेस में जा रहे थे, यहाँ पर सोल्यूशन के उतने मॉलिक्यूल आपके वेपर फेस में नहीं जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई भी ऐसा सोल्यूशन है जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया उसका वेपर प्रेशर कम होता है, और अगर प्योर लिक्विड का अगर आप लोग वेपर प्रेशर मेजर करोगे तो वो ज्यादा आएगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब आप लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सोल्यूशन में ऐड कर दोगे, सॉल्वेंट में ऐड कर दोगे, तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज क्यों होता है कि जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होते हैं वो आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जब वो उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जितने पहले जा रहे थे वेपर फेस में उतने नहीं जा पाते। जब नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फेस डिक्रीजेस, हेंस वेपर प्रेशर इज आल्सो डिक्रीजेस। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है जिसमें आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया है तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सोल्यूट होगा वो आपके सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ आपके सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर की वजह से होगा। और यहाँ पर जो आपके सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं इन्होंने आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की पोजीशन को घेर लिया जो लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेजेंट थे, और द नंबर ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंटरिंग इनटू द वेपर फेज आल्सो डिक्रीजेस। तो मैंने ये रीजन बताया आपको कि जब आप लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करोगे सॉल्यूशन में तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की जो एस्केपिंग टेंडेंसी होती है वेपर फेस में जाने की वो डिक्रीज हो जाती है। तो इस केस में भी क्या होगा, आपका जो टोटल प्रेशर होगा सोल्यूशन का वो सिर्फ आपके सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर की वजह से होगा। तो ये टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है, रीअरेंज किया है यहाँ पे। तो मोल फ्रैक्शन को मैं यहाँ ले जाऊंगा तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये नीचे चले जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट किसके बराबर हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट। तो जो यहाँ पे आपके सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है किसको, आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो जो यहाँ पे आपका प्रेशर है ये लीनियर फंक्शन बन जाता है आपके सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन का। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं प्रेशर
और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करूंगा तो आपको एक स्ट्रेट लाइन जो है वो यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे ये जो ग्राफ है स्लोप आपको दिख रहा है ये tan थीटा है और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट में। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है एक सोल्यूशन जिसके अंदर क्या डाला मैंने, सल्यूट और सॉल्वेंट। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूटिव सोल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस सोल्यूशन में क्या है, मैंने दो कंपोनेंट्स लिए हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट। सल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल है। तो जो मैंने यहाँ पे सल्यूट लिया है वो मैंने लिया है A, और जो जो सॉल्वेंट लिया है वो लिया है A, और जो सल्यूट लिया है वो लिया है B। तो ये जो N1 है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, और ये जो N2 है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है। तो मोल फ्रैक्शन हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, आप क्या कीजिए, उस कंपोनेंट के मोल्स लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल मोल्स जो आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, तो उस कंपोनेंट की वो मोल फ्रैक्शन निकलकर आपके सामने आ जाएगी। तो अब देखिए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये मोल फ्रैक्शन x1 जो है, ये chi1 जो है, ये मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने अभी रोल्स लॉ में ये एक इक्वेशन डिराइव किया था, PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू chi1। तो ये जो PS है ये क्या है आपका, PS जो है वेपर प्रेशर है आपके सॉल्यूशन का, और P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर है आपके सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में। तो और ये chi1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो अगर मैं इस इक्वेशन में, अब मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ये निकाला है, chi1 इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो मैं इस chi1 का वैल्यू यहां से इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगा। जब ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगा तो आप क्या कीजिए, इसको इस इक्वेशन को दोनों तरफ से 1 से इसको सब्ट्रैक्ट करो। तो मैंने इस इक्वेशन को दोनों साइड से 1 से सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो इक्वेशन मेरे पास बन के आया वो ये इक्वेशन मेरे पास बन के आ गया। तो देखिए अब यहाँ पे जो ये P नॉट है ये आपको पता है वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में, और ये जो PS है ये आपको पता है ये आपके सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है, और ये जो P नॉट है ये क्या है आपका सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। और ये जो टर्म यहाँ पे आ रही है N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये जो टर्म यहाँ पे निकल के आ रहा है N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए ये जो P नॉट माइनस PS है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये जो पूरा वैल्यू है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये क्या बोल रहा है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो रोल्स लॉ का ये स्टेटमेंट भी बनता है कि जो रिलेटिव लोअरिंग होता है वेपर प्रेशर का वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट।